नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 फरवरी 2023 की दैनिक समसामयिकी में। आज सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बेहद ही खास रहेगा आज का दिन। आज की क्लास में बहुत कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण समसामयिकी और स्टैटिक जीके का बेहतरीन संगम हम आपके लिए लेकर आए हैं। निसंदेह आप परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो इस क्लास को जरूर एक बार देखिए और डेली करंट अफेयर देखना है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। हमारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जल्दी बुआई और मार्च से पहले कटने वाली गेहूं की नई प्रजाति HD 3385 का किया विकास। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करवाया। छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई और ममता चंद्राकर हुई संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित। राष्ट्रपति ने 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों किया वितरण अभी कल ही किया है 23 तारीख को। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार में ट्रेडिशनल फॉक ट्राइबल डांस व थिएटर व पुपर्टी के तहत छत्तीसगढ़ की ममता चंद्राकर को फॉक म्यूजिक में किया गया सम्मानित। दोस्तों आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है ये प्रश्न है क्या कि भाई भारत के 22वें विधि आयोग है। ठीक है, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो भारत के 22वें जो विधि आयोग है इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़, बलबीर सिंह चौहान, ऋतुराज अवस्थी या मैकाले। तो श्रीमान जी भारत के 22वें ये वित्त आयोग, इसको समझने की गलती ना करें, ये लिखा हुआ है विधि आयोग और अभी हम आपको बताएंगे वित्त आयोग के भी बारे में। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के 22वें जो विधि आयोग है इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान जी हैं। और अगर आपसे बात किया जाए कि जो है ये विधि आयोग है, ये विधि आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विधि आयोग का गठन कब हुआ था तो आप उनको बताइए कि 1834 में इसका गठन हुआ था। किसके शासनकाल में? गवर्नर जनरल उसमें भारत के थे विलियम बेंटिंग को आप याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। और विधि आयोग का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। आइए प्रश्न का डिटेल देख लीजिए कि ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1834 में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। और पूछा जाए आज़ाद भारत का जो पहला विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। इन्हें भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो वित्त आयोग आया था इससे पहले, तो 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नंद किशोर सिंह हैं। और वित्त आयोग की चर्चा संविधान में कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की चर्चा की गई है। और वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है भाई साहब? तो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिकी। देखिए अब आपके पास आ गया NHRC। ठीक है, NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब? 1993 के अधिनियम से होती है। और अभी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। आप इनको मिश्रा जी को याद रखिएगा। नीति आयोग की बात कर लिया जाए, जब आयोगों की बात हो रही है तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई भाई साहब? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। और ये किसके स्थान पर आया था? तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया है आपका नीति आयोग। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि परमानेंट होते हैं। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे उसी प्रकार से जो है नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं। और इसके CEO साहब की अभी अभी नियुक्ति हुई है किसकी? BBR सुब्रमण्यम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन कि भाई साहब किसके स्थान पर ये आए हैं, उनका नाम बताइए, तो उनका नाम बता दीजिएगा परमेश्वरन अय्यर के स्थान पे आए हैं BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई है? 1928 में की गई, 1929 में की गई, 1930 में की गई या 1931 में की गई? आपको बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई भाई साहब। तो आपका जो इसका सही उत्तर है भाई साहब कि इसका जो सही उत्तर है 1929 में किया गया है। बिल्कुल आप हेडेक ना लें, 1929 में इसकी स्थापना की गई। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय कृषि अनुसंधान
अनुसंधान परिषद द्वारा जल्दी बुआई और मार्च से पहले कटने वाली गेहूं की एक नई प्रजाति जिसका नाम है HD, आप इसको याद रखिएगा 3385 का विकास कर लिया है। ठीक है, और दोस्तों इसको बीट द हीट, ये ऐसी है कि गर्मी को भी बीट कर जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगी तो उस गर्मी में भी जो है आप देखेंगे गेहूं की प्रजाति ऐसी जो है हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बीट द हीट, जो गर्मी को भी बीट कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति आप जानते हैं कि जो है गेहूं के विकास के लिए चलाई गई थी। मुख्य रूप से हुआ तो सभी फसलों का विकास, लेकिन मुख्य रूप से किसके लिए चलाई गई थी हरित क्रांति, तो गेहूं के विकास के लिए चलाई गई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में आप जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग जी को आप जानते हैं। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक। लेकिन अगर भारत का पूछ लिया जाए भाई साहब तो कौन है, तो आप MS स्वामीनाथन को भूल गए हैं क्या, तो स्वामीनाथन को आप याद रखिएगा। ठीक है, वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों ये कितना महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाता है रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो एक बहुत अच्छा जो है हमने इसको पढ़ा है, हूटर बजते ही नाई जोश में आलू लाया। हु से आपका हो गया भैया, क्या हो गया, गेहूं, इसे याद रखिएगा। टर से मटर, ठीक है, और उसके बाद आपका ना से जो है ये नाई है, बजते ही कोई मतलब नहीं है, तो ना से आपका हो जाएगा चना, और ई से हो जाएगा राई, जो से हो जाएगा जौ, और सा से हो जाएगा सरसों, और आलू तो ये लाया ही था। तो ये रबी की महत्वपूर्ण फसलें हैं, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी परीक्षा हो 2023 में ये आपसे पूछा ही जाएगा, बिल्कुल स्टार लगा के रखिएगा। दोनों साइड लगा दें क्या स्टार, जो आप अगर पुलिस सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ में मेंस की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो दोनों स्टार लगाइए, और बता दीजिए कि 2023 को जो है मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ है। ठीक है, सबसे बड़ी दुनिया की मांस की जो मंडी है भाई साहब, वो कहाँ है, यही शिकागो में है, जहाँ पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। ठीक है, और यही शिकागो में आप देखते हैं कि मिशिगन जो झील है यही शिकागो में ही स्थित है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मिशिगन झील यहीं पर है। आगे देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों की बात कर लिया जाए तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में बार बार पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों इससे पहले कितने होते थे, 7 मौलिक अधिकार होते थे। कौन सा था, एक संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि समता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक समता या समानता के अधिकारों का उल्लेख है, और अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है भैया कि कानून के समक्ष विधि के समक्ष समान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस मौलिक अधिकार में या किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 17 में बता दीजिएगा अस्पृश्यता का अंत, और 18 में बता दीजिएगा क्या, उपाधियों का अंत, और जब 19 में आएंगे तो सीधे सीधे आप बता दीजिए विचार व्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, यहीं पर आप देख पाते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए अनुच्छेद 15 में दोस्तों, तो 14 में आपने देखा आप विधि के समक्ष समान है, 15 में धर्म, जाति, लिंग, स्थान व मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अमेरिका के एक स्थान है जिसका नाम है सिएटल, अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज है, ये दुनिया का ऐसा पहला शहर बन चुका है जहां पर जातिगत भेदभाव सार्वजनिक स्थानों पर या किसी भी जगह पर इसको बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ठीक है, सिएटल आपसे पूछा जा सकता है, सिएटल कहां पड़ेगा, तो सिएटल भाई साहब पड़ेगा अमेरिका में। ठीक है, ये सिएटल को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में आप देखते हैं लोक अवसर में आरक्षण, जो आरक्षण मिलता है ये अनुच्छेद 16 में ही है, और इसी में तो आप EWS का जो फॉर्मेट देखते हैं, इसी में जो है 16(6) और 15(5) दोनों अनुच्छेद इसमें जो है जोड़े गए थे। ठीक है, 18 में उपाधियों का अंत है। अपवाद स्वरूप कौन सी उपाधि आप ले सकते हैं, तो आप कोई सेना या शिक्षा की उपाधि आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, आखिर में ये 15
6 और ये 16/6, ठीक है, ये हैं क्या भाई साहब, तो इसी में ये व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी 10% का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। तो ये आरक्षण किस संविधान संशोधन लाया गया, तो जो 103वां संविधान संशोधन था उसके तहत ये आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये लाया गया था संविधान के 103वें संशोधन के तहत में। और जीएसटी पूछा जाए तो जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आया था, तो भाई साहब 101वें संविधान संशोधन था जिसके तहत जीएसटी आया था, उसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। आप जानते हैं कि EWS को जोड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) में जो है संशोधन किया गया है, इसे आप जान लीजिए। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहली बार हुआ है कि अभी तक आप देखते हैं कि कोर्ट की भाषा ऐसी होती थी कि समझ में ही नहीं आता था। और आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले प्रकाशित करवाया है, तो ये जो हमारे देश का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है वो जो कौन सा है भैया, तो वो केरल है, ठीक है। केरल हाई कोर्ट ने जो है ऐसा निर्णय लिया है कि उसने 4 भाषाओं में, ठीक है, उसने जो है अपनी भाषा में, जो केरल की भाषा कौन सी है माफ कीजिएगा, केरल की भाषा है मलयालम, ठीक है, तो मलयालम में उसका प्रकाशन कराया है। किसने कराया है, केरल हाई कोर्ट ने कराया। ये प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल स्टार एकदम लगा के रखिएगा महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा कोई भी आप दिलाने जा रहे हैं आपको ये प्रश्न एक आध दो परीक्षा में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए, पूछा जा सकता है पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया है तो उनका नाम है S मणिकुमार। और दोस्तों इसे पहली बार मलयालम भाषा में प्रकाशित कराया गया है जो केरल की लोकल लैंग्वेज है। दोस्तों ऐसा काम करने वाला ये हमारे भारत देश का पहला हाई कोर्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कौन है, तो DY चंद्रचूड़, आप इसे याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़, ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। भारत के 50वें न्यायाधीश है, मतलब आप देखिए हाफ सेंचुरी न्यायाधीशों की भी लग चुकी है। हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन ई-निरीक्षण पोर्टल में 4 क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायालयीन आदेश प्रकाशित कराने का निर्णय लिया है जिससे हमारा पूरा भारत देश कवर हो सके। तो इसका निर्णय किसने लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। कितनी भाषाओं में छपेंगे पूछा जा सकता है, हिंदी, उड़िया, तमिल, गुजराती। अब आप देखें कि हमारा जो है प्यारा सा, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, ठीक है, तो इस पूरे भारत के प्यारे नक्शे में आप देखें कि यहाँ पे पूरा तमिल आ गई, साउथ इंडिया तमिल से पूरी तरह से आपका कवर हो चुका है। इस साइड वाला पूरा क्षेत्र आपका गुजराती से कवर हो चुका है और जो उत्कल वाला क्षेत्र है इधर वाला, इधर से पूरा उड़ीसा जो है उड़िया से कवर हो गया। और जो आपका ऊपर वाला क्षेत्र बचता है हिंदी भाषी, तो ये इधर से हिंदी भाषी क्षेत्रों को ले लिया गया। इसलिए आप देखिए कि 4 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, हिंदी, उड़िया, तमिल, गुजराती। इन 4 भाषाओं में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जो है कन्वर्ट कराया जाएगा जिससे स्थानीय लोग भी जान सके कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्डर है। क्या वकील साहब बताएंगे, अंग्रेजी की जानकार बताएगा, तभी आप जानेंगे। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत की जो पहली डिजिटल लोक अदालत है ये कहाँ लगाई गई है, तो राजस्थान में लगाई गई है। राजस्थान में सरकार अभी कौन सी पार्टी की है भैया, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और CM साहब कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब देख लेते हैं कि रिट बार बार पूछा जाता है कि जो है हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का पावर है, तो अनुच्छेद 226 में दिया गया है कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। यह हाई कोर्ट ही एक अकेला ऐसा है जो मौलिक और विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि खाली मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसके लिए जारी कर सकता है, लेकिन अगर आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करेगा, उसके लिए आपका हाई कोर्ट जारी करेगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि जो रिट जारी करने की शक्ति है ये एक एक्स्ट्रा पावर है आपके हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के बनस्पत, ठीक है। आगे देखिए, भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनने गौरव किस कोर्ट को प्राप्त है, तो भाई साहब देश की हमारे पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है, इसे भी आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में नहीं है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है क्या, जी हाँ। सतकोदिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, जी हाँ। देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व बिल्कुल न्यू है भाई साहब, ये अभी अभी नया घोषित हुआ है, जो है ये उड़ीसा का जो है
न्यू टाइगर रिजर्व है, एकदम इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, आप जानते हैं कि बस्तर संभाग में है, इंद्रावती नदी यहाँ बहती है जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ठीक है, और जिसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती नदी को, वहीं पे आपका जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो कौन सा स्थित नहीं है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व नहीं स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में है, बस्तर में। बाकी डेब्रीगढ़, सतकोदिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में आपके स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, देहई पटकई, ये देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान भारत का ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर, अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपने देखा, टाइगर की बात हो रही है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा जाएगा, जब टाइगर की बात कर रहे हैं तो 29 जुलाई को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और अभी यहाँ देखें कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भैया, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे कहाँ से बाघों को लाया गया था वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये नामीबिया वालों को याद रख लेना, ठीक है। ये नामीबिया से बाघ लाए गए हैं हमारे यहाँ, कहाँ पे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई साहब, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। और बात किया जाए भारत का पहला टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और हेमिस नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और कहाँ स्थित है, तो हमारे नई यूटी लद्दाख में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी भैया, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1 अप्रैल को। राजधानी भुवनेश्वर है। जर्मनी की सहायता से इसी उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है, बीजू जनता दल, बीजू आप उसके ये बीजेडी को याद रखिएगा, बीजू जनता दल, ठीक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, ठीक है। आपने क्लास के स्टार्ट में ही देखा गणेश जी सबसे पहले आपको मिले थे, तो गणेशी लाल जी मिल गए आपको उड़ीसा में भी, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिए। और उड़ीसा में देखिए कि उड़ीसा का जो डांस है, वहाँ का जो शास्त्रीय डांस है, ओडिसी उसे कहते हैं। और डांस के प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्रा जी हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसी के अंदर नलबाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों भीतरकनिका, सिमलीपाल आपने देखा ही, ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में ही दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है, ये महानदी पर है। कौन से जिले में पूछ लिया जाए तो संबलपुर बता दीजिएगा, राज्य उड़ीसा आप देख ही रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था, और इसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आपके छिपे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर को और क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। किस वंश ने कराया था, गंग वंश ने कराया था। शासक का नाम क्या था, नरसिंह देव प्रथम ने इसे कराया था, इसलिए अब आप याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा का 2-3 महत्वपूर्ण त्यौहार है, धानु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और ये अगला लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो पुणे में बता दीजिए किया गया। एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य की है, ये पंजाब राज्य की है। संघाई सहयोग संगठन की 2022 वाली बैठक कहाँ हुई थी, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। क्या संघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान भी है, तो जी हाँ, भारत भी है और पाकिस्तान भी है, ठीक है। दोस्तों 2023 में इसका आयोजन जो होगा ये भारत में होने वाला है। दोस्तों G20 2023 जो है, जो अब जिसकी हम अध्यक्षता कर रहे हैं, ये जो G20 2023 वाला है, अगर क्रम इससे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा 18वें क्रम का ये G20 है, जिसकी अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है। और इस बार की थीम है वासुधैव कुटुंबकम। दोस्तों 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया, जो सबसे स्वच्छ शहर है। और अभी मुख्य अतिथि थे गिनी के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान को, आप याद रखिएगा। यही सब प्रश्न आने वाले हैं और बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट एक प्यारी सी करिए क्लास के एंड में, और बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। और अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और नहीं अच्छी लग रही हो तो आपके एग्जाम में जब ये प्रश्न मिलेंगे तो फिर हाय करके, हाय राम जब मुंह से निकलेगा, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप मत लाइक कीजिए, लेकिन आप पूरी क्लास को जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं भारत के 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आपने इनको देखा ही कि ये वित्त आयोग नहीं था भैया, ये था क्या है, विधि आयोग, ठीक है। क्योंकि इस पूरे ऑप्शन में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वित्त आयोग से रिलेटिव हो। क्योंकि MC सीतलवाड़ आज़ाद भारत के पहले, जो आज़ाद भारत का विधि आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। दोस्तों इसका अगर बात किया जाए ब्रिटिश भारत में तो लॉर्ड मैकाले जी थे, और वर्तमान की बात किया जाए तो बलबीर सिंह चौहान। ये विधि आयोग है भैया, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। ये क्या है, विधि आयोग है। कौन सा आयोग, विधि आयोग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े।
ये देखिए बजट की खास बातें दोस्तों। हाँ, अभी अभी बजट में बहुत कुछ खास हुआ है, तो आइए चलते चलते से इसको देखते हुए चलते हैं। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5वीं बार बजट पेश किया गया दोस्तों। और ये बात किया जाए अमृतकाल की, तो अमृतकाल का पहला बजट है। चूंकि हम क्या है 75 साल से ऊपर में जा रहे हैं, अब ये अमृतकाल का 76वें साल का पहला बजट है। अब चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर बजट में क्या अनुमान हो रहा है, 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। और प्रति व्यक्ति आय हमारी 1.97 लाख, लगभग 2 लाख होने वाली है। ठीक है, पर कैपिटल इनकम जब आप पीसीआई देखते हैं तो 1.97, ठीक है, लाख हमारी पर कैपिटल इनकम है। दोस्तों बजट की खास बातों में आप देख रहे हैं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसने पछाड़ा किसको, तो जो हमको गुलाम बनाए थे इन्हीं इंग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, इसमें बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो क्या हैं, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, अवसंरचना में निवेश, युवा शक्ति, हरित विकास, क्षमता उभारना और वित्तीय क्षेत्र। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ही जा सकती हैं कि आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में निम्न में से कौन सी प्राथमिकता नहीं है, तो समावेशी विकास आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट की जो पहुँच है वो अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए, अंतिम छोर तक पहुँच। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हम विकास कैसे करें और इन्वेस्ट कैसे करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्ट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यूथ पावर देख रहे हैं, ग्रीन डेवलपमेंट देख रहे हैं, और उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक नीति की स्थापना की गई। ठीक है, बागवानी के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए का व्यय के साथ में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम बागवानी के लिए चलाया गया है। दोस्तों भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र बनाया जा रहा है हमारे देश द्वारा, और 2023 क्या है, मोटे अनाजों का वर्ष ये घोषित किया गया है। दोस्तों टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। और 5G सेवा भारत में कब प्रारंभ हुई भैया, तो जो 5G की सेवा है ये भारत में प्रारंभ हो रही है 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार व इसके प्रति सजगता पैदा करने के लिए हमारी पृथ्वी के लिए पीएम प्रणाम योजना चलाएगी, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। मिष्टी योजना से मतलब क्या, मैंग्रोव पहले तहत जो हमारे मैंग्रोव वन होते हैं, इसके तहत तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी हेतु मिष्टी योजना चलाई गई है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना चलाई गई है। आर्द्र भूमि को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसी को रामसर स्थल कहते हैं। रामसर स्थल हमारे यहाँ भी वर्तमान में कितने हैं, 75 हो चुके हैं। अगर पूछा जाए रामसर समझौता कहाँ हुआ था भैया, तो ये रामसर ईरान का एक स्थान है, वहीं पे रामसर समझौता हुआ था। इसीलिए जो वेटलैंड्स होते हैं उन्हीं को रामसर स्थल कहा जाता है। अब तो याद ही रहेगा। दोस्तों महिला सम्मान बचत पत्र क्या है, दोस्तों ये क्या है, इसमें 7.5% ब्याज दर पर आपके पास अगर पैसा है तो 2 लाख रुपये ले जाके जमा कर दो महिलाओं के नाम से, उस पर 7.5 लाख रुपए 7.5% का ब्याज दर मिलेगा। दोस्तों इनकम टैक्स में छूट जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, और इसी को रिबेट कहा जाता है। व्यक्तिगत आयकर के स्लैब में सीमा जो थी वो घटाकर पहले 6 थी, अब इसको 5 कर दिया गया है। दोस्तों कर में छूट कहाँ तक है, अगर आपसे पूछा जाए 3 लाख तक है, लेकिन 7 लाख तक कोई कर नहीं लगता है। दोस्तों एकदम 0% ब्याज जो हमारा स्लेब है, कौन कौन सी स्लेब, पहले 6 थी, अब उसको 5 स्लेब किया गया है। 0 से 3 लाख तक एकदम 0% है, कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारी 5 स्लेब कौन कौन सी हैं, 5, 10, 15, 20 और 30, ये 5 स्लेब में टैक्स को आपसे लिया जाएगा। दोस्तों भारत में सर्वाधिक रुपया जो है कहाँ से आता है, तो हम सबसे ज़्यादा उधारी लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जीएसटी से आता है। खर्चा कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा ब्याज देने में कर देते हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, दोस्तों ये विश्वकर्मा लोग वो थे जो पारंपरिक कौशल और उनके पास ज्ञान है, तो ये उसके लिए आपको बताया जा रहा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। और आगे देखिए आज का सवाल क्या है दोस्तों, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अब हम आपको बताएंगे कि आज जो है जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये पुरस्कार किनको किनको प्रदान किए गए हैं, आइए उनकी पूरी लिस्ट देखते हैं।
देखिए दोस्तों, एकदम ध्यान से आप देखिए चलिए, संगीत नाटक अकादमी फिलोस, ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ये संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली द्वारा दिया गया है दोस्तों। इसमें किनको किनको दिया गया है, तो ये आप उन सभी का नाम देख रहे हैं कि कौन कौन है भाई साहब। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ जो हमारे CGSI में बैठ रहे हैं, CGPSC में बैठ रहे हैं, वो लोग जान लीजिए कि तीजन बाई को फिर से यहाँ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगर हम बताएं किनको किनको मिला दोस्तों, तो सरोजा वैद्यनाथन, सदनाम, ये दर्शना जावेरी, छन्नू, AKC नटराजन, स्वप्ना चौधरी, TB गोपाल कृष्णन, तीजन बाई और भारत गुप्ता। दोस्तों अगर बात किया जाए यहीं पे 2019 के लिए किनको किनको सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो अकादमी पुरस्कार हैं 2019 के लिए किसको किसको मिला है भैया, तो आप देखिए कि हिंदुस्तानी वोकल के 2 लोग हैं, कौन कौन, विनायक तरूबी और ये आप जो है प्रेम कुमार मलिक को याद रखिएगा, ठीक है। ये इनका संबंध किससे है, तो हिंदुस्तानी वोकल संगीत से है। इसके बाद चेतन कुमार गोस्वामी, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठाइएगा भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। जो है मंजू नंदन मेहता, ये हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट सितार वादक हैं, इनका संबंध भी आप ध्यान रखिएगा। चेतन कुमार जोशी क्या बजाते हैं, फ्लूट, बांसुरी वादक हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि चारुमथी रामचंद्रन, ठीक है, ये कार्नेटिक वोकल है जो वहाँ का। और उसके बाद पल्लई CK रामचंद्रन, ये कर्नाटिक वोकल में इनको ये जो है पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों सिक्खी माला चंद्रशेखर को मिला है, ये क्या है, ये भी बांसुरी वादक हैं। उसके बाद त्रिवेंद्रम V सुरेंद्रम को मिला है, ये क्या है दोस्तों, ये है जो मृदंग होता है, ये मृदंग के वादक हैं। OS अरुण क्या है दोस्तों, ये सुगम संगीत के कलाकार हैं। और सुगम संगीत में ये शर्मा बंधु बहुत महत्वपूर्ण हैं। शर्मा बंधु में गोपाल, सुखदेव, कौशलेंद्र और राघवेंद्र शर्मा को आप याद रखिएगा, ये सब सुगम संगीत है। इसके लिए इनको क्या मिला है भाई साहब, तो इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। चूंकि ये 23 फरवरी मतलब ये कल की तारीख में राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया है, इसलिए ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब अगर डांस की बात किया जाए तो डांस में दोस्तों आप देखिए कौन कौन से डांस हैं। आप भरतनाट्यम देखते हैं किस राज्य का है, कथकली, कथक देख रहे हैं, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम, और ये कंटेम्प्रेरी है। और उसके बाद नीचे आपको झाऊ पड़ जाता है, ठीक है। तो इन सभी डांसर्स के बारे में आप याद रखिएगा कि जो वसुंधरा डोरा स्वामी है, इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ये भरतनाट्यम की कलाकार है, जरूर पूछे जाएंगे। इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि वसुंधरा दोरा स्वामी ये क्या है, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। राघव राज भट्ट और मंगला भट्ट को पुरस्कार मिला है कथक के लिए। उसके बाद कोट्टकल नंदा कुमारन नैयर को मिला है कथकली के लिए। मंजू भार्गवी को मिला है कुचिपुड़ी के लिए। सुतापा तुलकदार को मिला है ओडिसी के लिए। अब रंजू मोनी साकिया को मिला है सत्रिया के लिए। निर्मला पनीकर को मिला है मोहिनी अट्टम के लिए। ममता शंकर को मिला है, ये कंटेम्प्रेरी होता है और इसे याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन पुरस्कारों को आपने देखा, ये पुरस्कार की पूरी लिस्ट हम आपको हमारे टेलीग्राम पे आप आ जाएंगे, आपको वो पूरी लिस्ट हम आपको अवेलेबल करा देंगे, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर ये पूरी लिस्ट को देख लीजिएगा। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इस लिस्ट को आप देखिएगा। और यहीं पर हमारी ममता चंद्राकर के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ममता चंद्राकर को ये पुरस्कार मिला है। आप देखिए कि ममता चंद्राकर को किस फील्ड में, ट्रेडिशनल फॉक ट्राइबल डांस म्यूजिक थिएटर एंड प्रॉपर्टी 10 में, जो फॉक म्यूजिक छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें ममता चंद्राकर जी को मिला है। छत्तीसगढ़ में जो आप परीक्षा देने वाले हमारे भाई साहब लोग हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा कि वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ये कब के लिए है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये 2019 वाले के लिए ममता चंद्राकर जी को दिया गया है, ठीक है। ममता चंद्राकर जी को 2019 के लिए दिया गया, इसे आप याद रखिएगा। हम आपको 2020 की भी लिस्ट दिखाएंगे। 2020 के ये लोग हैं, एक बार इनको आप जरूर वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 2020 के लिए भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, झाऊ, कंटेम्प्रेरी, म्यूजिक फॉर डांस, इन सभी को आप याद रखिएगा। और इनका जो संबंध है, जैसे अब इसमें मीनाक्षी को मिला है, मीनाक्षी को याद रखिएगा भरतनाट्यम वाली हैं। कुमकुमधर कथक वाली हैं। श्रुति क्या है, मणिपुरी वाली हैं, ठीक है। और पशुमार्थी विथाल और ये जो भाराथी विथाल हैं ये कुचिपुड़ी से हैं। रविंद्र कुमार
को आप ओडिसी से याद रखिएगा और त्रिलोचन को याद रखिएगा झाऊ के लिए। आप देखिए कि 2000, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसमें भी इन डांसर्स को आपको याद रखना है। अब आप देखिए कि इसमें 2020 के लिए इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी लोग नहीं सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, मिजोरम के लोग हैं, फोक डांस के लिए फोक म्यूजिक, फोक थिएटर, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और फिर इसके बाद 2021 के लिए बिल्कुल, ये तो लेटेस्ट है, इनको जरूर याद रखिएगा। हिंदुस्तानी वोकल के लिए उदय भावलंकर एवं शुभ्रा गुहा को मिला है, वायलिन में मिला है संगीता को, तबला में मिला है रविंद्र को, और जो कर्नाटिकल वोकल है इसमें राधा नंबूदरी को याद रखना और सुधा रघुनाथना को याद रखिएगा, ठीक है। बीड़ा में मिला है बालकृष्णा को, थालबी में मिला है थनवियर को, और सुगम संगीत में मिला है भाई साहब सुष्मिता दास को, HR लीलावती को मिला सुगम संगीत में। और ठुमरी में बात किया जाए तो ये कुमुद दीवान हैं जिनको ठुमरी के लिए सम्मानित किया गया। अब देखिए इसमें डांस की बात किया जाए, जो हमारे नृत्य हैं, भारतनाट्यम नृत्य के लिए जयलक्ष्मी को मिला है संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, कथक के लिए समा भाटे को मिला है, कथक कली के लिए आप देख रहे हैं मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, झाऊ, इन सबको आप याद रखिएगा। ये आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे। कैसे लगी क्लास एकदम बेहद ही महत्वपूर्ण रही दोस्तों। आप इसे आज के प्रश्न को देखिएगा, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लुक्स किताब के लेखक कौन है, या ये जो आज का सवाल हो गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2014 से लेके अभी तक की जो भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है और जो मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हुए हैं, उनके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। पूरी क्लास आपके लिए समर्पित रही। ये क्लास आपको कैसी लगी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और श्री गणेश आपने किया, और अब फिर से एक बार श्री गणेश कीजिए कि इस वीडियो को लास्ट एंड तक आपने देखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।